नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेक्चर नंबर 4। आज के हम लेक्चर में बात करेंगे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट और उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, हियर अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy has got UPSC CSU aspirants a free test series made by the top Unacademy educators. You just have to use the code ARPITA10 ARPITA10. The benefits of test series: the questions for complete practice conducted by the best educators, selective test series like the T20 daily current affair test series, which is daily in the evening 7:30 p.m. 20 minutes, 20 questions, 40 marks. The link is in the description box. Also Unacademy Rise 2.0, 20 questions, 30 minutes, bilingual both in English as well as in Hindi. And Unacademy Impulse, morning 10 a.m, 40 minutes, 30 questions and 60 marks. Hurry, the link is in the description box. Download the Unacademy Learning app and sign in on the app. Select the goal as UPSC CSE, and when prompted, just type in the code ARPITA10 ARPITA10 to activate your free plan. Today we'll be talking about poverty, inequality and unemployment and the related issues from an economy perspective. Now what is poverty? Poverty है क्या? इसको लेमैन टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें, पॉवर्टी जो है उसे हम बोलते हैं गरीबी, इनएबिलिटी टू बाय सर्टेन कमोडिटीज़, सर्टेन फूड आइटम्स। लेकिन इसका अगर हम इकोनॉमिक सेंस में अगर इसका प्रॉपर हम मीनिंग देखें, इट इज़ अ स्टेट इन विच अ पर्सन और अ कम्युनिटी lacks the financial resources and is unable to fulfill even its basic necessities of life like food, clothing and home. यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो 3 बेसिक नेसेसिटी है, अगर वो भी कोई कम्युनिटी या कोई स्टेट या कोई इंसान नहीं पूरा कर पाता तो उस कंडीशन को हम पॉवर्टी का नाम देते हैं। एंड इंडिया के अंदर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है, बिकॉज इंडिया इज़ इन द डेवलपिंग स्टेज। डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड नेशंस जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है वो डेवलपिंग नेशंस में दिखती है, विच इज़ इंडिया पार्ट ऑफ। इन इंडिया इट एम्फसाइजेज ऑन मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग रैदर देन द रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। आपको समझना पड़ेगा कि डेवलप्ड नेशंस में अगर आप जाएंगे, जैसे वेस्टर्न नेशंस लाइक अमेरिका, लाइक कैनेडा, वहाँ पे जो कंसेप्ट है पॉवर्टी का, इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू द रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। लेकिन इंडिया के अंदर वो कंसेप्ट आ जाता है तो मिनिमम की हम बात करते हैं कि इतना तो हो ही जिससे कि जो एक इंसान है, जो एक मनुष्य है, जो एक पर्सन है, वो जी सके। बेसिक नेसेसिटीज़ की बात होती है। एंड एट प्रेजेंट दी पॉवर्टी एस्टिमेट्स आर कंपाइल्ड बाय दी एनएसओ, दी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये याद होना चाहिए। पहले इससे पहले प्लानिंग कमीशन करता था ये, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन क्योंकि हट चुका है, नीति आयोग आ चुका है, इसलिए नाउ करेंटली दी एस्टिमेट्स आर कंपाइल्ड बाय दी एनएसओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब कॉजेज़ देखते हैं पॉवर्टी के। पॉवर्टी के जो कॉजेज़ हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अगर इंडिया एज एन इकोनॉमी की हम बात करें, जहाँ पे एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं मिडल ईस्टर्न नेशंस में, वहाँ पे एग्रीकल्चर से ज़्यादा जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, उसकी जो प्रोडक्शन है या जो वो निकालते हैं, एक्सट्रक्शन है सॉरी, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हर स्टेट बाय स्टेट, नेशन बाय नेशन, जोग्राफिकल लोकेशन जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक जोग्राफी, उस पर भी डिपेंड करता है दैट वो जो पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पे पॉवर्टी होगी, और होगी तो किस तरीके की होगी, और उसको नापने का जो पैरामीटर है, विल इट बी द रीजनेबल वन और विल इट बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो सर्टेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी आर द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। इंडिया का 250 साल तक जो इम्पीरियलिस्ट पावर ने ऑलमोस्ट अराउंड 250 ईयर्स जो कॉलोनीज बना के रखी इंडिया को, चाहे वो फिर बाद में पाकिस्तान का डोमिनियन बना, डोमिनियन ऑफ इंडिया बना, उससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जब इम्पीरियलिस्ट पावर नहीं आया था, उससे पहले इंडिया की जो जीडीपी थी ओवरऑल, जो रफ जीडीपी थी, इट वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ चाइना, एंड इट वाज इन दी टॉप 2
लेकिन उसके बाद हम देखते हैं 1947 1950s तक आते आते नेग्लिजिबल अमाउंट में रह जाता है। और 5 ईयर प्लान जब बनते हैं 1950s में, फिर हम देखते हैं कि कितना हमारे साथ जो गलत व्यवहार हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसने पॉवर्टी भी करी। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और ये हमेशा से चलता हुआ आया है। ऐसे कई ज़्यादा रीजन्स हैं, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स का जो इलाका है वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है। डेक्कन प्लेटू का जो नीचे का जो एरिया है, जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं या उनके जो नीचे का रीजन है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इतनी हाई नहीं है। इसलिए हम स्कीम्स भी एक तरीके से हम नहीं लगा सकते कि हम सारी स्कीम्स को यूनिफॉर्मिटी में लगाएं। जो स्कीम नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजन में, पर्टिकुलर यूपी के रीजन में काम करेंगी, वो स्कीम्स नहीं काम कर सकती सेंट्रल रीजन में। इसलिए लोअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का होना भी एक रीज़न है। और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो आप सोचिए, जो 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ जो है वो बेसिक इनकम की तरीके से उसे मानते हैं लोग बाय द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। अब वो जो 10,000 रुपीज़ हैं, एज़ फार एज इंडिया इज़ कंसर्नड, मिडिल क्लास फैमिली इज़ कंसर्नड, वो 10,000 रुपीज़ में अगर 4 लोग हैं तो वो 2,500 या 2,500 रुपीज़ एक इंसान का एक्सपेंडिचर हो सकता है। लेकिन अगर वहीं उस परिवार में 10 लोग हैं, दैट विल इम्प्लाई ओनली 1,000 रुपीज़ विल बी गिवन टू वन पर्सन, वन सिंगल पर्सन। सो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ भी पॉवर्टी का कारण हो सकता है। देन ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तरीके की आती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है, जहाँ पे अगेरियन सेक्टर के अंदर जो काम 2 लोग कर सकते हैं वहाँ पे 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट भी है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं। और हमने पढ़ा कि स्टैगफ्लेशन के दौरान अगर चीज़ों का प्राइस हाई होता है, इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, तो लोग खरीद नहीं पाते उस चीज़ को और उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो चीज़ें खरीद नहीं सकते। और वो जो साइकिल है वो चलती रहती है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कॉज बनता है इसलिए पॉवर्टी का। अंडर एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक जगह पे जहाँ पे 2 लोग काम करने चाहिए वहाँ पे 5, 10, 20, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर काम करते हैं तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी रीज़न है। फिर कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न हमारे पास देखने को मिलता है ब्रेन ड्रेन, कि जो अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, वो बाहर जाके सेटल हो जाता है, और वो इंडियन अमेरिकन, इंडियन ब्रिटिश डायस्पोरा में कन्वर्ट होता है। और इंडिया का बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है और जो रिसोर्स एलोकेशन है वो बाहर के देशों को ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है एज़ कम्पेयर टू दैट इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया एज ए नेशन की हम बात करें। और अर्बन रूरल डिवाइड भी इसका एक मेजर कारण है। सोशल डिस्पैरिटीज़, मेन विमेन, हरिजन्स, दलित्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कॉज ऑफ पॉवर्टी का। क्योंकि पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है, इट इज़ नॉट जस्ट कनेक्टेड टू द इकोनॉमिक कंसेप्ट, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द सोसाइटी एट अ वेरी ग्रेट लेवल। और हाई इन्फ्लेशन, चीज़ें अगर महंगी होंगी तो बहुत हाई इन्फ्लेशन का रेट है। अगर आप कंपेयर करें वेस्टर्न नेशंस में, जहाँ पे आपको, अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं बाय डिपॉजिटिंग मनी, तो उस पर इंटरेस्ट आपको हो सकता है 1% का भी ना मिले, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत कम है। डेवलप्ड नेशंस का इन्फ्लेशन रेट एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ डेवलपिंग नेशंस, एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिया और अफ्रीकन, सदर्न अफ्रीकन नेशंस, इट इज़ वेरी लो। इसलिए वहाँ पे अगर एक इंसान कार एज अ एक आर्टिकल खरीद के लाता है तो वो नेसेसिटी की तरीके से माना जाता है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया जहाँ पे लग्जरी माना जाता है कार को खरीदना। और डिस्पैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे वो मेन एंड वेमेन की इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिस्पैरिटी हो। और ओनरशिप ऑफ एसेट्स में हमें देखने को मिलता है कि मोर देन 80% जो एसेट्स हैं उसकी ओनरशिप लेस देन 10% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर हैविंग। और ये जो डिस्पैरिटी है बार बार कम होती रहती है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? हमारे पास 2 कंसेप्ट आते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी का। Absolute poverty is if someone does not have money necessary to meet the basic needs such as food, clothing, shelter, safe drinking water, education, healthcare and etc. यानी कि बेसिक नेसेसिटी अगर नहीं कोई मीट कर पाता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी का शिकार है। लेकिन वहीं पर रिलेटिव पॉवर्टी जो है, जिसको हम कई बार रिलेटिव डिप्रिवेशन भी बोलते हैं, इट इज़ when someone is deprived of the minimum amount of income needed in order to maintain the average standard of living in the society they live in। कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी बात करता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, वो कम्प्लीटली पॉवर्टी है। लेकिन अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी के कंसेप्ट में बात करें तो रिलेटिव, जैसे उसमें शब्द ही रिलेटिव है,
यानी कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर सब के सब बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा मनी एक्यूमुलेटेड है, ऐसे सिनेरियो में अगर उन सबके पास 10 करोड़ रुपए हैं ऑन एन एवरेज, और अगर वहाँ पे एक इंसान रहता है जिसके पास 50 लाख रुपए हैं, तो उस सोसाइटी के अंदर 50 लाख रुपए जिस इंसान के पास हैं उसको माना जाएगा कि वह जो इंसान है वो पुअर है। वो रिलेटिव पॉवर्टी के कंसेप्ट को लगाएंगे तो वो पुअर इंसान दिखेगा, भले ही उसके पास 50 लाख रुपीज़ क्यों ना हो। यानी कि ये सोसाइटी से रिलेट करके इस कंसेप्ट को बनाया गया है। इट चेंजेस विद द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अब इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेकेड्स में अगर हम डिवाइड करें 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, अर्ली 2000 एंड 2010 और उसके बाद, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी है। इसलिए जो रिलेटिव पॉवर्टी के सेंस में जिसको हम पुअर पहले 1960 में बोलते थे और जिसको हम आज पुअर बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन वहीं पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बात करता है क्लोथिंग की, फूड, शेल्टर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट वेस्टर्न नेशंस में, डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द डेवलपिंग नेशन, जहाँ पे अब भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ होता है। अब आते हैं जितने भी पॉवर्टी का जो हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स की हैं, इन सभी को मेजर किया जाता है। मेजर करने के बहुत सारे एस्टिमेटिंग मेथड्स होते हैं, लाइक पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन is defined as it is required level of income to fulfill basic necessities of life. It can be represented either in terms of per capita calorie intake or per capita consumption expenditure required to attain a minimum living condition. Varies from country to country as well as states. कहने का ये मतलब है कि पॉवर्टी लाइन एक आपका एक ये रिप्रेजेंटेटिव डाटा है जिसमें आपकी पर कैपिटा कैलोरी देखी जाती है। अब इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एस्टिमेटिंग जो है मैकेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, लेकिन पॉवर्टी लाइन बात करता है कैलोरी इनटेक की। सपोज़ कीजिए एक फार्मर है जो कि विलेज एरिया में रहता है, उसकी कैलोरी कंजम्पशन जो है वो ऑटोमेटिकली हायर हो गया एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन हु इज़ वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, जिसका काम है बैठना और कंप्यूटर को ऑपरेट करना, या जिसके लिए इतना फिजिकल वर्क मायने नहीं रखता है। तो कैलोरी इनटेक जो है उसमें डिफरेंस हो सकता है। इसलिए कंट्री टू कंट्री आपको देखने को मिलेगा चेंज। जहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न नेशंस में, वहाँ पे टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं या सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए उनका जो काम है वो ज़्यादा फिजिकल नहीं है एज़ कम्पेयर टू दैट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ वेयर देयर इज़ अग्रेरियन सेक्टर इन द मेजॉरिटी। और ये स्टेट्स में भी डिफर करता है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में आएगा, उसके कंपैरिजन में अगर छत्तीसगढ़ का कोई छोटा गांव है तो वहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन है वो चेंज होगा, बिकॉज द पर कैपिटा कैलोरी इनटेक और द पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो चेंजिंग। क्योंकि हो सकता है कहीं पे फार्मर काम कर रहे हो अग्रेरियन सेक्टर में और कहीं पे कोई कॉल सेंटर में या किसी एमएनसी में काम कर रहे हो, जहाँ पे जो कैलोरी इनटेक है वो डिफर कर सकता है। अब हम बात करते हैं हेड काउंट रेशियो की एंड PLB की, यानी कि पॉवर्टी लाइन बास्केट की। पॉवर्टी लाइन बास्केट पॉवर्टी लाइन से ही निकला हुआ कंसेप्ट है। इट इज़ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज necessary to satisfy the basic human needs. It is known as the poverty line basket, PLB. And head count ratio is very important. The proportion of the population below the poverty line is called the poverty ratio and also known as the head count ratio. तो कई बार आपसे ये स्टेट PCS में वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है, वहाँ पे आपको डेफिनेशन दे देते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड डैश एंड हेयर देयर यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द ऑप्शन। वहाँ पे आपको ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको HCR या फिर PR यानी कि पॉवर्टी रेशियो या हेड काउंट रेशियो पे टिक करना है, एंड दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्टिमेटिंग मैकेनिज्म की, जिसका नाम है MPI, द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इट इज़ एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कवरिंग 107 डेवलपिंग कंट्रीज़। तो आप लगा सकते हैं कि जो इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट आया और उसके बाद कॉलोनीज बनी और उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा जियो पॉलिटिक्स चेंज होता है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है, 107 developing countries are still there who have not completely been developed and MPI is used there. अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब है कि ये बस केवल रोटी कपड़े मकान तक सीमित नहीं, क्योंकि जो पॉवर्टी है वो बहुत लेवल की हो सकती है और उसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। जैसे कि
मैंने आपको पहले बताया कि रिलेटिव पॉवर्टी का भी एक डायमेंशन है कि आप अमीर सोसाइटी में रह के हो सकता है आप करोड़ रुपए कमाते हो, लेकिन अगर उस सोसाइटी में 100 करोड़ रुपए एवरेज इनकम है तो आपका 1 करोड़ रुपए जो है उसको हम मानेंगे कि आप पुअर हैं। ऐसी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, सोसाइटी के बेसिस पे भी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं जिनको हम आगे देखेंगे। आपको एक कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं विच आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। Like the global MPI was first developed in 2010 by Oxford Poverty and Human Development Initiative, also known as the OPHI, and the United Nations Development Programme UNDP for UNDP's Human Development Reports. The global MPI is released at the High Level Political Forum HLPF on Sustainable Development of the United Nations in July every year. हर साल ये आता है। 2020 के ग्लोबल MPI के अकॉर्डिंग India 62nd among 107 countries with an MPI score of 0.123 and 27.91% headcount ratio based on the 2015 to 16 data. तो आपको ये रैंक जो है, जो 62nd जो रैंक है आउट ऑफ 107, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इन दी कमिंग 2021 प्रीलिम्स। अब इसके 3 डायमेंशंस हैं और 10 इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। हेल्थ के अंदर भी न्यूट्रिशन एक डायमेंशन है, चाइल्ड मोर्टेलिटी एक डायमेंशन है, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल पढ़ाई करी किसी ने, अटेंडेंस कितनी रही, हो सकता है कोई गरीब हो और उसकी अटेंडेंस कम हो, या वो स्कूलिंग प्रॉपरली ना कर पाया हो, या फिर वो होम स्कूल हो सकता है वो जो होम स्कूल है वो इसलिए हुआ है कि वो फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार था। फिजिकल डिसेबिलिटी कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ प्रॉपर कैलोरीज। फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स का एक पार्ट आता है जिसमें हम कुकिंग फ्यूल की अवेलेबिलिटी, सैनिटेशन, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स जैसे जो इंडिकेटर्स हैं ये इसमें आते हैं। तो ये 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो सब डिवाइडेड हैं फर्दर 10 इंडिकेटर्स में। तो आपको ये याद होने चाहिए व्हाट आर दीज। इसके कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जैसे डिसएम्पावरमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क। पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क में जैसे हम मैनुअल स्कैवेंजिंग आता है, या जो माइन वर्कर्स होते हैं उनको भी ले सकते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, जैसे हर जगह हर सोसाइटी में, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो या कोई भी और सोसाइटी, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम सोशल एक्सक्लूजन देखते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का। रूरल अर्बन डिस्पैरिटी इज ऑल्सो वन पैरामीटर विच इज़ इंक्लूडेड इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। द थ्रेट ऑफ वायलेंस, जहाँ वायलेंस होगा, जहाँ वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती बिकॉज पीपल आर बिजी फाइटिंग वॉर्स। एंड ऑल्सो लिविंग इन एरियाज दैट आर इन्वायरमेंटली हजार्डस लाइक द माइनिंग। जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड झेलती है ऑफ पॉवर्टी। ना इन्हीं सारी इंडेक्सेस को, इन्हीं सारी एस्टिमेटिंग मैकेनिज़म्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर ये एस्टिमेशन किस तरीके से हुई पॉवर्टी की, गरीबी को कैसे समझा गया, कैसे एस्टिमेट किया गया। क्योंकि कंसेप्ट जो है दे आर थ्योरेटिकल इन नेचर, बट व्हेन वी आर अप्लाइंग देम इन द रियल लाइफ दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी. So in India, the first official rural and urban poverty lines at the national level were introduced in 1979. ये याद रखना है आपको ईयर 1979 by Y.K. Alag Committee and official poverty counts began for the first time. 1979 में ये कमेटी बनी एंड 1993 में हम देखते हैं D.T. लकड़ावाला कमेटी extended these poverty lines to states and over time allowing official poverty counts over time एंड इन द स्टेट्स। इसमें हमें स्टेट्स का भी रोल देखने को मिलता है। जो 1993 की DT लकड़ावाला कमेटी है, पहले स्टेट्स को जो इंक्लूजन था वो इतने लेवल पे नहीं था, लेकिन 1993 में स्टेट्स का इंक्लूजन भी आया क्योंकि स्टेट्स में हो सकता है एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही काफ़ी रीजन में अलग अलग तरीके की पॉवर्टी हो, इसको समझने के लिए। देन इन 2005 रिकॉग्नाइजिंग दैट द रूरल पॉवर्टी लाइन वाज टू लो, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द तेंदुलकर कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको आपको याद रखना है, 2005 की कमेटी है। टू टेक अ फ्रेश लुक एट द पॉवर्टी लाइन्स, रिपोर्टिंग इन 2009 द तेंदुलकर कमेटी रिवाइज्ड अपवर्ड द रूरल पॉवर्टी लाइन, कंटिन्यूड मीडिया क्रिटिसिज्म, लेड द गवर्नमेंट टू अपॉइंट द रंगराजन कमेटी इन 2012। इस कमेटी में होता है ये जो लाइन है, जो पॉवर्टी लाइन है, जिसको आप BPL फैमिलीज भी बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको एक्सटेंड कर दिया गया रूरल नेचर में,
जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया बाय द तेंदुलकर कमेटी। अब उनका मानना ये था कि जो क्राइटेरिया है पर कैपिटा कैलोरी इनटेक को लेने का, उसको बदलना चाहिए और उसको न्यूट्रिएंट से जोड़ना चाहिए, ना कि केवल कैलोरीज से, क्योंकि प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये डिफरेंट हैं। हो सकता है कोई कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहा हो, कोई प्रोटीन कम ले रहा हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन पॉवर्टी एज वेल। एक नया कंसेप्ट है प्रोटीन पॉवर्टी। तो तेंदुलकर कमेटी ने बोला, और उसके बाद हम देखते हैं 2012 के बाद 2014 में गठन होता है रंगराजन कमेटी का, जिन्होंने इसको और बेहतर तरीके से समझा और इसको डिवाइड कर दिया इस पॉवर्टी लाइन को बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन लाइन्स, एंड देयरफॉर द तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन रिमेन्स ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन एंड इज द बेसिस ऑफ द करंट ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स। तो अभी के फ़िलहाल के अगर हम संदर्भ में बात करें तो तेंदुलकर कमेटी को यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ स्टिल एज काउंटेड एज द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन 1993 to 1994, 2004 to 2005, 11 and 12 एज वेल। लेटेस्ट अभी अगर हम बात करें तो रंगराजन कमेटी है, लेकिन उससे पहले तेंदुलकर कमेटी, और तेंदुलकर कमेटी का ही जो एस्टिमेटिंग मैकेनिज्म है इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड। अब ये बात हो गई पॉवर्टी की। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ इनइक्वालिटी। The gap in income between the rich and the poor is referred to as inequality. It shows disparities in distribution of economic assets. इनइक्वालिटी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा लॉरेंस कर्व को, गिनी कोफिशिएंट को और कज़नेट्स कर्व को। ये तीन कंसेप्ट हैं जिनको अगर आप समझ जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इनइक्वालिटी जो है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, ऐसा क्यों है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटेटिव मैकेनिज्म। The distribution of income in an economy is represented by the Lorentz curve and the degree of income inequality is measured through the Gini coefficient. आप अपने साइड में इस ग्राफ को देख सकते हैं। अगर ये जो ग्राफ को आप पॉइंट करते हैं और ये ग्राफ जो है आपको पॉइंट होगा क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्नड वर्सेस क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट इनकम, यानी कि जो सबसे कम कमा रहे हैं एक्स एक्सिस पे और जो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं उनको अगर हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट करते हैं, उससे ग्राफ आपका ड्रॉ होगा। जितना ज़्यादा ग्राफ आपका बीच में जो इक्वल वेल्थ वाली जो ग्रीन लाइन है वो बनेगी, दैट मीन्स कि वो जो कंट्री है, वो जो स्टेट है, वहाँ पे इक्वल वेल्थ है, वहाँ पे इक्वल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। जितनी ये लाइन कर्व होती रहेगी और एक्सेस की तरफ बेंट होगी, उतना ही ज़्यादा, यानी कि इस तरफ जितना ज़्यादा ये नीचे की तरफ जाएगी, उससे हमें पता चलेगा कि जो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना ही अनइक्वल है। नो व्हाट इज़ गिनी कोफिशिएंट? द गिनी कोफिशिएंट विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लॉरेंस कर्व। अब आप अगर लॉरेंस कर्व का अगर आप स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप निकालने का मेरा मतलब है अगर आप उसको मैथमेटिकल टर्म्स में उसका टेंजेंट निकाल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गिनी कोफिशिएंट ये कहता है कि ज़ीरो नंबर अगर आपका आता है किसी कंट्री का एज अ डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी, तो वो कंट्री बहुत ज़्यादा इक्वल है, वहाँ पे सभी लोगों के पास इक्वल रिसोर्सेज हैं। और अगर वन आता है इट शोज़ द परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो आपको कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है कि किसी दो कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, और कंट्री ए का जो गिनी कोफिशिएंट है वो है 0.1 और एक और कंट्री है उसका जो गिनी कोफिशिएंट है वो है 0.8। इन दोनों कंट्रीज़ में से कंट्री ए एंड कंट्री बी में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें इनइक्वालिटी कम है या इक्वालिटी ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे कंट्री ए, क्योंकि उसका जो गिनी कोफिशिएंट है वो ज़ीरो के ज़्यादा नज़दीक है। तो इस तरीके के जो वनडे एग्जाम्स हैं स्टेट पीसीएस में गिनी कोफिशिएंट पूछ लिया जाता है। एंड कज़नेट्स कर्व ये एक ऐसा कर्व है जिसे हम इनकम इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम पे प्लॉट करते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे डेवलपिंग इकनॉमी बढ़ती हैं वो एक स्टेगनेंट पॉइंट पे आ जाती हैं जिसको हम स्लोपिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टीपीआई, टर्निंग पॉइंट इनकम। अब टर्निंग पॉइंट इनकम पे ये वाली स्टेज है जहाँ पे इकनॉमीज़ दे ईदर राइज और दे ईदर गेट डिस्ट्रॉयड। अगर इस पॉइंट को उन्होंने झेल लिया तो फिर वो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ बन सकती हैं। As an economy develops, inequality increases at the start, but later it reduces, forming the transition between the developing economies to that of developed ones. अब हम देखते हैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पॉवर्टी के बारे में हमने पढ़ा, इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा, बट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो एन इशू विच इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू ऑल दीज।
So the general trends of employment in India are as follows. In rural areas, workforce is mainly engaged in primary sector agriculture. आप देखेंगे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे वर्कफोर्स सारी मोस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है. फीमेल वर्कफोर्स 57% है और मेल 45% है प्राइमरी सेक्टर में. जो मेल हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी, इंडिया की पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है, इट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द अग्रेरियन सेक्टर. जब माइग्रेशन होता है, जब पुरुष जो हैं, जो मेस्कुलिन, जो मेल ह्यूमन बीइंग है, जो काउंटर पार्ट हैं, जब वो जाते हैं बाहर माइग्रेशन करने, माइग्रेट होते हैं एक पर्टिकुलर विलेज से सिटीज़ में जाते हैं काम करने के लिए, जो कि हो सकता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे, जैसे रिक्शा पुलिंग, ऑटो रिक्शाज. अब जब वो जाते हैं तो एग्रीकल्चरल लैंड का ध्यान रखने के लिए, उसको, उसकी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, उससे रेवेन्यू किसी न किसी तरीके से वन वे और दी अदर लेने के लिए जो फीमेल्स हैं वो डिपेंड हो जाती हैं. और फीमेल, इसको ही बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. फिर आपको देखने को मिलता है कि फीमेल्स को घर का काम भी करना होता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, जो एल्डर बींग्स हैं जो घर में हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है. एंड शी ऑल्सो हैज़ टू फेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड. सो इस सब से एक बैंड देखने को मिलता है कि जो पेट्रियार्कल बैंड है, कि जो मैस्कुलिन काउंटर पार्ट हैं, ह्यूमन काउंटर पार्ट, की वो ज़्यादा शक्ति रखते हैं, ज़्यादा ताकत रखते हैं, ज़्यादा इकोनॉमी रखते हैं, इसलिए वो सिटी में माइग्रेट हो जाते हैं. और जो फीमेल है वो रहती हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में. इसको हम बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है देखने को जो मिलता है इंडिया के अग्रेरियन सेक्टर में. एंड मोर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, ये भी एक सिंपल बात है. एंड ऑल्सो देयर इज द डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. इन अर्बन एरियाज टर्शरी सेक्टर हैज़ द लार्जेस्ट चंक ऑफ वर्क फोर्स. और इसलिए हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में इतनी बड़ी सोशल डिस्पैरिटी और फाइनेंशियल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है. Now, what are the challenges? The incidence of extreme poverty continues to be much higher in rural areas than in urban areas, as I told you earlier. And despite rapid growth and development, an unacceptably high proportion of our population continues to suffer from severe and multidimensional deprivation. यूनाइटेड नेशंस में हाल ही में बात करी गई थी प्रोटीन पॉवर्टी के कंसेप्ट के बारे में, जहाँ उन्होंने बात करा कि डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया हैव दिस न्यू फेनोमेना कमिंग अप विच इज़ नोन एज दी प्रोटीन पॉवर्टी. यानी कि लोगों की डाइट में प्रोटीन की कमी है. सो मल्टी डायमेंशनल, आगे जाके हो सकता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो MPI है उसका एक इंडिकेटर में प्रोटीन भी शामिल हो. अब वो हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है कि जहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी. While a large number of poverty alleviation programs have been initiated and they have to function in silos, there is no systematic attempt to identify people who are in poverty, determine their needs and address them. कि हम देखते हैं कि जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है वो फेल हो रही है इंडिया में इन कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ द बॉटम्स टू टॉप अप्रोच, जहाँ पे जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं, बहुत नई नई तरीके की स्कीम्स लाई जाती हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट नए लेवल पे बढ़ता है, पॉपुलेशन ग्रोथ नए लेवल पे होती है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एक स्कीम को अगर हम बनाते हैं आने वाली 6 महीने में, आने वाले 6 मंथ्स में, या क्वार्टरली अगर हम उसको बनाते हैं, कीपिंग ऑल दी फैक्टर्स इन माइंड, लेकिन वो पॉपुलेशन इतनी जल्दी चेंज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा राइज कर रहा है कि उसे चेंज करना, उसको एक तरीके से स्टेबलाइज करना मुश्किल हो जाता है. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स एज वेल, and every year a huge number is added to the population pool. This renders the scheme ineffective, as I told you earlier. One important thing is that the resources allocated to anti-poverty programs are inadequate, and there is a complete understanding that needs to be there to target the fund availability. फंड ही नहीं है हमारे पास, और अगर हमारे पास फंड है तो उसका प्रॉपर एलोकेशन टॉप टू बॉटम नहीं होता, यानी कि ऊपर से फंड को रेज करके छोड़ा तो जाता है लेकिन वो नीचे तक, ग्राउंड रियलिटी तक नहीं पहुंचता है. फॉर इंस्टेंस दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको कि आप नरेगा स्कीम के नाम से भी जानते हैं, डज नॉट प्रोवाइड दी गारंटीड 100 days ऑफ वर्क इन मैनी स्टेट्स. और ये इशू होते हैं जो कि हम देखते हैं सेंटर और स्टेट डिस्प्यूट में भी. तो ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए फेस कर रहे हैं. बट वी होप कि सारे जो चैलेंजेस हैं ये जल्द से जल्द हटेंगे और एक
पॉजिटिव इमेज आएगी. लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.